मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी ग्रामर रीतिका के पाठ 12 काल और वाच्य के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ 12 चैप्टर 12 काल। काल हेडिंग जो है सबसे पहले कॉपी में डालने के बाद से उसके अंतर्गत जो है हम लिखेंगे क्रिया से कार्य करने या होने के जिस समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं। जैसे रमेश विद्यालय में पढ़ता है, रजनीकांत इसी मकान में रहा करता था और कल हम इसमें वायुयान में यात्रा कर रहे होंगे। इन तीनों को जैसे हेडिंग के अंतर्गत लिखने के बाद से अगला हेडिंग डालते हैं काल के भेद और लिखते हैं काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इनको लिखने के पश्चात अगला हेडिंग डालते हैं वर्तमान काल और इसके अंतर्गत लिखते हैं जब क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रवि प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, कुछ लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तुम मुझे अच्छे लगते हो। तत्पश्चात इसके नीचे लिखते हैं वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालते हैं सामान्य वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का सामान्य वर्णन किया जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सूरज पूरब में निकलता है। दूसरा हेडिंग डालते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में कार्य के होने के बारे में संदेह या अनिश्चय बना रहता है। जैसे ऋतु आज हैदराबाद पहुंची होगी। नंबर 2 बच्चे इस समय पढ़ रहे होंगे। तीसरा हेडिंग डालते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों में कार्य के चलते रहने का बोध होता है लेकिन कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे मैं कविता लिख रहा हूँ, वह आपकी प्रतीक्षा में यहाँ खड़ा है। नोट हेडिंग डाल करके लिखते हैं वर्तमान काल के वाक्यों की क्रियाओं में प्रायः हैं, हो जुड़े रहते हैं। दूसरा हेडिंग डालते हैं भूतकाल। लिखते हैं जब क्रिया से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वे कल अमेरिका चले गए, मुकेश कल वहाँ नहीं आया, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ लिया, बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तत्पश्चात लिखते हैं उसके नीचे लिखते हैं भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। हेडिंग डालते हैं सामान्य भूतकाल। इस काल के वाक्यों से क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध होता है लेकिन क्रिया कब पूर्ण हुई इस बात का पता नहीं चलता है। जैसे शोभित आया था, बच्चा सो गया। दूसरा हेडिंग डालते हैं आसन्न भूतकाल। जब क्रिया थोड़ी देर पहले ही पूर्ण हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मेहमान यहाँ आ चुके हैं, राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीत लिया है। हेडिंग डालते हैं नोट और लिखते हैं उसके अंतर्गत इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल में और सहायक क्रिया हैं, हो होती है। तीसरा हेडिंग डालते हैं अपूर्ण भूतकाल। इस काल के वाक्यों में क्रिया के भूतकाल में चलते रहने का बोध होता है लेकिन कार्य की समाप्ति का संकेत नहीं होता है। जैसे निकिता बाजार जा रही थी, कुछ लड़के सड़क पर दौड़ रहे थे। चौथा हेडिंग डालते हैं पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया से यह पता चले कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे हमारे स्टेशन से पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी, वे अपने कपड़े पहले ही धो चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं 5वां हेतु मद भूतकाल। इस काल के वाक्यों में एक कार्य का समाप्त होना दूसरी कार्य पर निर्भर दिखाया जाता है। जैसे
यदि तुम मेहनत करते तो परीक्षा में पास हो जाते, बिजली आ जाती तो सब अब तक कपड़े धुल जाते। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत लिखते हैं, इस काल के वाक्यों में कार्य के होने का उल्लेख संदेह या अनिश्चय के साथ किया जाता है, जैसे ईशान घर आ चुका होगा, उसने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। हेडिंग डालते हैं नोट। भूतकाल की मुख्य क्रिया में आ, ई, ए जुड़े रहते हैं। कई बार क्रिया के साथ था, थे, थी का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जो कि काल का तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। जब क्रिया से कार्य आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कल वर्षा नहीं होगी, तुम घर कब तक आओगे, मैं एक साइकिल खरीदूंगा, हम शाम को बाजार जाएंगे। नोट, भविष्यकाल की मुख्य क्रिया में गा, गे, गी जुड़े रहते हैं। उसके नीचे लिखते हैं भविष्यकाल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल। हेडिंग डालने के पश्चात लिखते हैं इसके अंतर्गत इस काल के वाक्यों में क्रिया के भविष्यकाल में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राहुल अब आराम करेगा, मैं पहले गृह कार्य पूरा करूँगा। दूसरा होता है संभाव्य भविष्यकाल। हेडिंग डालने के पश्चात इसके अंतर्गत लिखते हैं इस काल के वाक्यों में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना की जाती है, क्रिया के संपन्न होने का निश्चय नहीं रहता, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद पिताजी दिल्ली से आ जाएं, भगवान करें कि गाड़ी स्टेशन पर मिल जाए। तीसरा है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। जिस काल के वाक्यों में भविष्य में होने वाली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। जैसे अगर तुम पढ़ाई में मेहनत नहीं करोगे तो पछताओगे, यदि वह समय पर नहीं पहुँचा तो क्या होगा। तत्पश्चात नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, हेडिंग डालते हैं वॉच। और इस हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं, मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन करके दिखाया हुआ है। वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यह डेफिनेशन के तौर पे लिखने के बाद से उसके नीचे की लाइनें हैं उसे भी हम लिख लेंगे। प्रत्येक वाक्य की क्रिया कर्ता, कर्म एवं भाव के अनुसार होती है। क्रिया पद से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसी के अनुरूप वाक्य का वाच्य होता है। जैसे दिनेश पत्र लिखता है, स्टेशन के पास चोर पकड़ा गया, अब यहाँ रहा नहीं जाता। इन तीनों वाक्यों में पढ़ने पर हमें पता चलता है कि पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। वाक्य के भेद। हेडिंग डालने के बाद इसके नीचे लिखते हैं वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हेडिंग डालते हैं कर्तवाच्य और इसके अंतर्गत लिखते हैं जिस वाक्य में क्रियापद कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे जगत इसी शहर में रहता है, वे आम का अचार पसंद करते हैं, छात्र अपना काम पूरा कर रहे हैं, बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया। इन चारों ही उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है और क्रियापद जो है उसके अनुसार ही कर्ता के लिंग और वचन परिवर्तित हो रहे हैं। वाक्य में जो क्रिया है, रहता है, कर रहे हैं, करते हैं, पकड़ लिया है, ये जो क्रियापद हैं इनमें परिवर्तन जो है कर्ता के
लिंग और वचन के अनुसार हो रहा है। नोट हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत लिखते हैं, इन वाक्यों में क्रियाएं कर्ताओं के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा हेडिंग डालते हैं, कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रियापद कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे आपको पूरी बात बता दी गई है, फैसला कल सुनाया जाएगा, सभी निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। इन वाक्यों में जो क्रियापद हैं वे कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो रहे हैं, अतः यहाँ पर जो है कर्मवाच्य है। नोट हेडिंग के अंतर्गत लिखते हैं, इन वाक्यों में क्रियाएं कर्म और लिंग वचन के अनुसार होती हैं। हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग कम होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है और उन स्थितियों के बारे में हम नंबर 1 पॉइंट डालते हैं, जब कर्ता अज्ञात हो, उसे प्रकट करने की आवश्यकता न हो। उसके उदाहरण देखिए, काफ़ी माल मंगवा लिया गया, युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए। दूसरा, अधिकारियों के आदेशों में जैसे आपको सूचित किया जाता है कि अगले 15 दिनों तक आपको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। दूसरा, कल सभी कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। तीसरा हेडिंग इसका डालते हैं हम वाच्य के भेद में, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रियापद कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता, अब तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। इन दोनों ही उदाहरणों में हमने देखा कि न यहाँ तो कर्ता प्रधान है और ना ही कर्म प्रधान है, अपितु यह इस दोनों वाक्यों में हमने देखा कि भावना, जो भाव है कविता का, वाक्य का, वह भाव प्रधान है, अतः यहाँ पर भाववाच्य है। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, उदाहरण लिखते हैं इसका, कमजोरी के कारण करुणा से चला नहीं गया, उससे अधिक देर तक बैठा नहीं गया, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं गया, इत्यादि ये 4 उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं। नोट हेडिंग डाल करके लिखते हैं, इन वाक्यों में क्रिया पर कर्ता और कर्म के लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाच्य है। पुनः उसके नीचे लिखते हैं, भाववाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। तत्पश्चात देखिए यहाँ पर आओ दोहराएं। यह वाक्य में पढ़ाए गए, पाठ में पढ़ाए गए जो विषय वस्तु हैं उनका एक संक्षिप्त रूप होता है। इसे हम सुविधा के लिए पढ़ सकते हैं। विषय वस्तु को समझने के लिए इसका पठन पाठन आवश्यक है। तत्पश्चात आओ कुछ करें, ये बुक में करना है, ये एक्सरसाइज है। इनके उत्तर जो है मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिए हैं, बस इन्हें जो है अभ्यास करने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न जो है आपको होमवर्क में और 5वां मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में है वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये वाक्य जो है किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, ये आपको इसके बगल में दिए गए खाली जगह में लिख देना है। तत्पश्चात 5वें प्रश्न में प्रत्येक वाक्य के 2-2 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। कर्तृवाच्य से 2 वाक्य उदाहरण के स्वरूप लिखना है, कर्मवाच्य से उदाहरण के स्वरूप 2 वाक्य लिखना है और भाववाच्य से उदाहरण के स्वरूप 2 वाक्य लिखना है। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।